वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करें which is a time series forecasting using Excel. But before that, let's discuss a little bit background कि basically forecasting की importance क्या है, forecasting है क्या और कौन-कौन से methods available हैं. As you can see from this particular diagram, so यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप forecast properly, accurately नहीं perform करते हो, तो उसका effect आपकी supply chain पे क्या आएगा. So from this we can say that कि अगर आपने over forecast कर लिया, मीन आपने डिमांड को ओवरली प्रेडिक्ट कर लिया है, तो होगा क्या कि आप ज्यादा क्वांटिटी बना के अपनी इन्वेंट्री में रखोगे, जिसकी वजह से आपको इन्वेंट्री कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. और इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जो इन्वेंट्री है उसके अंदर वो वेस्टेजेस अगर आना शुरू हो जाए, मीन आपकी प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो सकती है. ठीक है, सो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ सकती है. सिमिलरली अगर हम अंडर फोरकास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अंडर फोरकास्ट करने की वजह से आप लॉस ऑफ सेल की तरफ जा सकते हो. आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है वो लेट डिलीवर होंगी, आपको बैक ऑर्डर कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है. सो दैट्स व्हाई आइदर यू आर डूइंग ओवर फोरकास्ट और अंडर फोरकास्ट, सो दोनों केसेस के अंदर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. So that's why forecasting की importance in supply chain, in production planning, in inventory control. So तमाम sections के अंदर बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि इन तमाम के लिए जो starting point है that is a demand or you can say the sales forecast. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि forecasting है क्या. So जैसे नाम से जाहिर है कि forecasting क्या, we want to predict the future events. So हमें ये देखना है कि नेक्स्ट मंथ प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी या नेक्स्ट मंथ सेल्स कितनी होगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और जैसे हमने पहले जिक्र किया कि फोरकास्टिंग जो है वो यूज की जा रही होती है फॉर प्लानिंग, लाइक प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए या सप्लाई चेन प्लानिंग के एंगल के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो हमारे पास जो फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं उनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ क्वालिटेटिव एंड अदर इज अ क्वांटिटेटिव. सो क्वालिटेटिव मेथड्स या क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है हिस्टोरिकली. सो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं. हम डेल्फी टेक्निक क्या होता है, एक्सपर्ट ओपिनियंस लिए जा सकते हैं कि जो उस मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ओपिनियन ली जाए कि ओके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इस मार्केट में नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर क्या होगी. ओके, अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा अवेलेबल है तो देन हमारे पास दो टेक्निक्स अवेलेबल है. आइदर वी कैन अप्लाई टाइम सीरीज मॉडल्स और आइदर वी कैन अप्लाई द कॉयल मॉडल्स. कॉयल मॉडल्स में लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन यूज किए जा सकते हैं. बट राइट नो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो फिलहाल हम फोरकास्टिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे विच इज अ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड. और वो कौन कौन से, सो देयर आर नंबर ऑफ टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड. राइट नो जो नाम लिखा हुआ है वो है मूविंग एवरेज है, वेटेड मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एंड सो ऑन. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट कि हम ये जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे पास किस तरह की टाइम सीरीज हो तो हमें कौन से फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई करने चाहिए. सो यहाँ पे हमें तीन तरह की टाइम सीरीज नजर आ रही है. एक मैं लिख रहा हूँ फास्ट डिमांड. फास्ट डिमांड से क्या मुराद है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास डिमांड जो है वो कॉन्टिन्यूसली आई जा रही है. कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके उसकी डिमांड जीरो हो जाए फिर ऊपर आ जाए, फिर जीरो फिर ऊपर आ जाए. सो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास डिमांड आ रही है. सो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई गैप ना हो उसे हम कहते हैं फास्ट डिमांड. ओके, बट अगर आपके पास कहीं पे डिमांड जाके जीरो होना स्टार्ट हो जाए और कहीं पे पीक आना शुरू हो जाए, जिसको हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड, तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं इंटरमिटेंट डिमांड. सो इस तरह की सिचुएशन के लिए फोरकास्टिंग मेथड डिफरेंट है, इस तरह की सिचुएशन के लिए फोरकास्टिंग मेथड डिफरेंट है. और जो थर्ड सिनेरियो विच इज अ हायरार्किकल टाइम सीरीज फोरकास्टिंग मेथड, इसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि लेट्स से कि हम जो है वो रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रोड्यूस करें, वी आर रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और हम उसके 4 मॉडल्स जो है वो बना रहे हैं. ओके, सो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि एवरी मॉडल की डिमांड क्या है, मुझे उसको भी आइडेंटिफाई करना है. मुझे प्रोडक्ट फैमिली लेवल के ऊपर मीन जो हमारी वॉशिंग मशीन है उस लेवल तक भी मुझे डिमांड चाहिए, एज वेल एज वो वॉशिंग मशीन हम 5 रिटेलर्स को सेल करें. एवरी रिटेलर पे भी मुझे उसकी डिमांड को प्रेडिक्ट करना और ओवरऑल मुझे देखना है कि इस वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी है. सो बेसिकली हमने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की जा रही होती है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट दैट वन, कि अगर आपने हर लेवल के ऊपर जो है वो फोरकास्टिंग करनी हो. बट राइट नो इस वीडियो के अंदर जो हम फोकस कर रहे हैं दैट इज अ फास्ट डिमांड, जिसमें हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं
कि हमारे पास जो डिमांड है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूसली डिमांड आती जा रही है और कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं आ रहा। सो दैट इज दिस वन। सो इसके लिए अगर हमने इस तरह की डिमांड को फोरकास्ट करना है, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज लेवल, ट्रेंड, सीजनैलिटी एंड रैंडम वेरिएशन। सो इम्पोर्टेंट क्या है? सो बेसिकली जब हम टाइम सीरीज डाटा है उनके अंदर हम इन कंपोनेंट्स को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टाइम सीरीज डाटा है वो सिर्फ लेवल या हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे बेस कर रहा है। सो लेवल या हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है कि मीन एक एवरेज के अगेंस्ट आपके पास तमाम का तमाम डाटा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। सो इट मीन एवरेज वैल्यू की सराउंडिंग में वो लाई कर रहा होगा। ऐसे डाटा पैटर्न को हम लेवल या हॉरिजॉन्टल डाटा पैटर्न कह देते हैं। ओके, ट्रेंड से मुराद क्या है कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है। ओके, सो राइट नो कि अगर वो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सो वी हैव टू चेक दैट वन। अगर वो ट्रेंड है तो फिर कौन सा फोरकास्टिंग मेथड अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर क्या डाटा के अंदर सीजनैलिटी है, लाइक जैसे एवरी ईयर थर्ड क्वार्टर के अंदर जाके प्रोडक्ट की डिमांड पीक पकड़ रही है और फिर डाउन, फिर पीक आ रही है थर्ड क्वार्टर में। सो दिस इज अ सीजनैलिटी। सो अगर डाटा के अंदर सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो हम कैसे इसको डील करेंगे? जैसे स्पेशली हम एसी की एग्जांपल ले सकते हैं कि समर के अंदर उसकी डिमांड जो है वो पीक पकड़ेगी, फिर विंटर में डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज अ बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट। सिमिलरली टेक्सटाइल में सो भी हम कह सकते हैं कि सीजनैलिटी अकर कर रही होती है। जबकि साइक्लिकल बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो कि प्रोडक्ट फैमिली के साथ होता है कि हम ये कहते हैं कि ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ये पैटर्न रिपीट होगा। पहले हम कहते हैं कि पहले 4 साल इसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस या ड्यू टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वगैरह। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जब हम डाटा को पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हमने ये देखना होता है कि क्या डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो ट्रेंड, नो सीजनैलिटी, तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को। अगर आपके पास ट्रेंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ओके, ट्रेंड फैक्टर भी आ जाए, तो फोरकास्टिंग मेथड कौन से हैं? अगर सीजनैलिटी आ जाए तो कौन से फोरकास्टिंग मेथड है? सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक ऐसा टाइम सीरीज डाटा अवेलेबल है जो कि लेवल के ऊपर, आई मीन जो एक सेंटर पॉइंट के गिर्द दी मेजॉरिटी ऑफ डाटा जो है वो लाई कर है, जिसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनैलिटी नहीं है। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन के लिए जो हमारे पास फोरकास्टिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज टेक्निक्स। ओके, सो एवरेज टेक्निक से क्या मुराद है कि हमारे पास वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? वी हैव द सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। इसको हम सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी कह सकते हैं। सो अभी हम इनको देखते हैं कि हम इन मेथड्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू predict the demand or the sales whatever the time series data we have. So right now जो मैं एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ जो कि हम एक्सेल के अंदर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई हैव 1 year डेटा पॉइंट्स। सो हमारे पास 52 वीक्स का डाटा है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास डिमांड गिवन है जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ है। सो आई हैव 52 वीक्स डिमांड, ओके, और साथ ही साथ मेरे पास उनका डिमांड का डाटा गिवन है। सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चेक करना है कि इस डाटा के अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मीन इज इट अ लेवल डाटा और इज इट हैविंग अ ट्रेंड इन पर्टिकुलर डाटा या सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस वेरिएबल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, दैट इज डिमांड। वी विल गो टू इंसर्ट और यहाँ से हम लाइन प्लॉट जो है वो कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज अ लाइन चार्ट, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सो अगर हम इस लाइन चार्ट को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो डिमांड है वो ऑन एवरेज 300 से 400 के दरमियान लाई कर रही है। ठीक है, सो दैट मीन इसी के सराउंडिंग में फ्लक्चुएट कर रही है। सो देयर इज नो ट्रेंड, there is no seasonality. Another way is this is a graphical way to check कि डाटा के अंदर कोई ट्रेंड या सीजनैलिटी है या नहीं। सो ट्रेंड को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, स्पेशली कि डाटा के अंदर क्या कोई लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, हाउ वी कैन डू दैट? सो इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिग्रेशन एनालिसिस, सो राइट नाउ रिग्रेशन एनालिसिस हम क्यों लगा रहे हैं? टू चेक कि क्या डाटा के अंदर कोई लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो वो हम कैसे कर सकते हैं? वी विल गो टू डाटा टैब एंड वी हैव टू सिलेक्ट डाटा एनालिसिस। सो अगर आपको डाटा एनालिसिस नजर नहीं आ रहा एक्सेल के अंदर, देन यू कैन गो टू फाइल, ऑप्शंस, एंड देन इन ऑप्शंस गो टू एड इन। ओके,
in add-ins, make sure you have the Excel add-in, then click go. Okay, और and make sure कि आपने analysis toolpack को select कर लेना है। और आगे जाके हम इसी वीडियो के अंदर सॉल्वर को भी यूज कर रहे होंगे, ये है क्या, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो इन दोनों को चेक करके प्रेस ओके कीजिएगा। सो वंस यू डू दैट, आपके पास डाटा टैब के अंदर आपको डाटा एनालिसिस और सॉल्वर नजर आ रहा होगा। बट फिलहाल हमें रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जो टैब चाहिए, दैट इज अ डाटा एनालिसिस। सो अब डाटा एनालिसिस को यूज करते हुए हम रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन डाटा एनालिसिस। सो जैसे हमने डाटा एनालिसिस पे क्लिक किया, वी गॉट अ मेन्यू। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बट वी वांट टू अप्लाई द रिग्रेशन। सो क्लिक रिग्रेशन, प्रेस ओके। अब जैसे हम प्रेस ओके कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ रहा है इनपुट वाई रेंज, इट मीन डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होगा, डिमांड। और मेक श्योर कीजिएगा सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यूज ही आपने लेनी है, अपनी हेडिंग को बीच में नहीं लेना। सो हमने यहाँ पे वाई में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दे दी। ओके, उसके बाद इनपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ टाइम पीरियड, मीन जो वीक का डाटा हमारे पास था, सो 52 वीक का, उसको हमने एंटर कर दिया। ओके, उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि जी आपने कोई कॉन्फिडेंस वगैरह निकालना है, फिलहाल मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो मुझे जस्ट देखना है कि डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बट नेक्स्ट मुझे ये बताना है आउटपुट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ से कि क्या मैं इसी फाइल के ऊपर आउटपुट देखना चाह रहा हूँ या न्यू फाइल पे। सो लेट्स से कि मैं इसी फाइल के ऊपर जो है वो आउटपुट देखना चाह रहा हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन आउटपुट रेंज, क्लिक ओवर हियर, एंड देन हम किसी भी एम्प्टी सेल के ऊपर क्लिक करके ओके प्रेस ओके कर दें अगर, तो हमारे पास जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स आ गए। अब हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या ये जो है वो लीनियर ट्रेंड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो आपने आना है जी वाई वेरिएबल, इसके अगेंस्ट जो पी वैल्यू, अगर ये पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से बड़ी है तो हम कहेंगे डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ये वाली पी वैल्यू आपकी अल्फा वैल्यू से छोटी होती तो हम कहते हैं कि आपके डाटा के अंदर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। और वो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। वो हमें कहाँ से पता चलता, वो हमें यहाँ से पता चलता। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती तो हम कहते हैं पॉजिटिव लीनियर ट्रेंड है, अगर ये नेगेटिव होती तो हम कहते हैं नेगेटिव लीनियर ट्रेंड है। बट राइट नो, क्योंकि ये पी वैल्यू ग्रेटर देन 5% है, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके डाटा के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो जैसा कि हमने इस ग्राफ से भी देखा था कि आपके पास जो डाटा के अंदर है, देयर इज नो लीनियर ट्रेंड इज एग्जिस्टिंग। ओके, सो जो कि हम अगर हम यहाँ पे देखें, सो द डिसीजन क्राइटेरिया इज दिस वन, कि अगर p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू व्हिच इज 0.05, तो हम कहेंगे डाटा के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो व्हिच मीन मोस्ट ऑफ द डाटा जो है वो आपके जो है वो एवरेज वैल्यू के सराउंडिंग में ही मूव करता चला जा रहा है। सो इट मीन वी कैन अप्लाई द एवरेज टेक्निक्स। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो एवरेज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सो वी हैव द सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निक, we have the weighted moving average technique, we have the exponential smoothing technique. So let's start with first of all with the simple moving average. So इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये डिसाइड कर लेना है कि जी मैं एवरी 3 वीक की एवरेज को नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट कहूंगा। सो दिस इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। सो इट मीन कि हमने एवरी वीक को इक्वल वेट असाइन की है। जबकि वेटेड मूविंग एवरेज में इंस्टेड ऑफ एवरी वीक को हम इक्वल वेट असाइन करें, हम ये कह देते हैं जो मोस्ट लेटेस्ट वाला वीक था उसको हम हाई वेट असाइन कर देते हैं, जो उससे पीछे वाला उसको उससे कम, उससे पीछे वाले को उससे कम। ठीक है, जो कि जनरली प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की जाती है इन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज, तो हम वो वेट असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव द सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी वेटेड मूविंग एवरेज ही है। बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज अ वेट। ओके, AT जो है वो एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट कर रहा है और FT जो है वो फोरकास्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिमेंबर दैट AT ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और FT फोरकास्ट को इंडिकेट कर रहा है of the previous period, or FT plus 1 that is a future period forecast. Okay, as we know that the sum of weight must be equal to 1, so यहाँ पे हमने अल्फा लिखा है, तो फोरकास्ट के साथ फॉर्मूला में क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा हमारे पास आ गया। अब हम इन्हीं मेथड्स को जो है वो एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हमारे इस पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए सबसे सूटेबल है टू प्रेडिक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड व्हिच इज द simple moving average method.
और इसके लिए जो मैं एवरेज पीरियड यूज कर रहा हूँ विच इज 4 पीरियड. सो इट्स अप टू यू कि आप 3 ईयर यूज करना चाह रहे हो, 2 ईयर करना चाह रहे हो, 4 ईयर या 5 ईयर. सो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, सो राइट नाउ मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ. सो 4 ईयर मूविंग एवरेज से क्या मुराद है कि मीन फर्स्ट 4 वैल्यूज इनकी जब मैं एवरेज लूंगा तो वो मेरे 5th वीक की फोरकास्ट होगी. देन 2 से लेके 5 तक की एवरेज लूंगा वो मेरे 6 वीक की average होगी. So just write down the formula for the 5th week. Okay, so like equal average. So B4, so that is B4 से लेके हमने B7 तक मीन week 1 से लेके week जो है वो 4 तक हमने एवरेज ले लिया और देन फिर हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं टू अप टू दिस वन तक. ओके, सो मेरे पास ये फोरकास्टेड वैल्यू आ गई, राइट. बट अब अगर हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है सो इसी को मैंने ड्रैग कर दिया फॉर नेक्स्ट वन. बट रिमेंबर दैट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर लेवल मेथड हम जो टेक्निक यूज कर रहे थे वो एवरेज टेक्निक होती है. सो ये जस्ट एक पीरियड अगले का लिए हमें प्रॉपर फोरकास्ट देगा और ऑब्वियसली उसके बाद जो फोरकास्ट होगा वो प्रीवियस टाइम पीरियड के इक्वल ही होगा. मसलन अगर मैं नेक्स्ट 4 वीक का फोरकास्ट निकालना चाहता हूँ तो 52 के बाद जो 53 का फोरकास्ट है वो 401 है. तो आगे क्योंकि एवरेज बेस्ड है सो दिस इज द एवरेज वैल्यू, यही आगे रिपीट होता चला जाएगा जितने भी अगले फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए हमने फोरकास्ट निकालना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट जी. सो दैट मीन 53rd वीक के लिए भी हमारे पास जो फोरकास्ट है 401, 54th के लिए भी और 55th के लिए भी अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ 4 पीरियड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग. अब हमने ये देखना है कि ये मेथड कितना अच्छा मेथड है, मीन ये कितना एरर प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, सो क्योंकि जब भी किसी फोरकास्टिंग मेथड की आप एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं या प्रेडिक्शन चेक कर रहे होते हैं दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ एरर मेजरमेंट. सो जितना एरर वो कम फोरकास्ट वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है इट मीन उतना वो अच्छा मेथड. सो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी फोरकास्टिंग मेथड की एरर को कैलकुलेट कर रहे हैं. सो राइट नाउ मैं 3 डिस्कस कर रहा हूँ. सो देयर आर मेनी अदर्स. Okay, right now the MSE stands for mean square error, MAD stands for mean absolute deviation, MAPE stands for mean absolute percentage error. Okay, so इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरर निकालना और एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू. ओके, सो हमने क्या कर दिया जी B8 माइनस C8, सो वी विल गेट द फर्स्ट एरर. ओके, इसी तरीके से इसको ड्रैग कर दे नीचे तक तो हमारे पास जो है वो एरर्स आ जाएंगे, दैट इज जो कि हमने जितनी फोरकास्ट निकाली. ओके, उसके बाद हमें एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना है. सो दैट मीन एब्सोल्यूट स्टैंड्स फॉर कि आपने एरर्स का एब्सोल्यूट ले लेना है. सो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है इक्वल एबीएस, दैट मीन एब्सोल्यूट द वैल्यू ऑफ द एरर. सो इट मीन अगर वो नेगेटिव भी है तो उसको वो पॉजिटिव कर दे. सो जस्ट आफ्टर राइटिंग डाउन द फॉर्मूला ओवर हियर जस्ट आप नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें. ओके, सो मेरे पास ये एब्सोल्यूट एरर है. सो बेसिकली इसकी हेल्प से जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. सो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मीन एब्सोल्यूट एरर, सो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आ जाएगी, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज. सो वो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या आ रहा है 88.750. ओके, सो इससे मुराद क्या ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट मुझे मीन स्क्वायर एरर निकालना है. सो मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए मुझे एरर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी. सो सिंपली हम डी वाले कॉलम का जो है वो स्क्वायर कर लेंगे. सो आफ्टर राइटिंग डाउन दिस फॉर्मूला अगेन वी कैन डू इज ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सो वो हमारे पास एरर स्क्वायर वाला कॉलम आ जाएगा. सो जैसे आपके पास एरर स्क्वायर वाला आ जाए सो मीन स्क्वायर एरर हम निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. ओके, सो वो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ गया. अब हमने निकाला जी एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर. सो एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपने एब्सोल्यूट एरर वाला सेल निकाला हुआ मीन कॉलम निकाला हुआ है उसकी वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें अपनी एक्चुअल डिमांड से, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर. सो अभी हमने परसेंटेज नहीं निकाली, सो अगर आप परसेंटेज भी निकालना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो, बट हम वो मीन एब्सोल्यूट में जाके कर लेंगे. फिलहाल हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे, सिंपली आप क्या कर रहे हो एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड. सो मेरे पास जो है वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आ जाएगा.
अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे और उसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के ऊपर जाके एवरेज और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो अभी हमें परसेंटेज के अंदर आंसर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये वैल्यूज रिप्रेजेंट क्या कर रही थी। राइट नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट कि अगर आपके पास मीन्स के एरर इतना है तो ये मेथड अच्छा है, अदरवाइज ये बुरा है। ऑल्दो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों ने जो है वो हमें डाटा पॉइंट्स दिए हैं कि अगर मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज ग्रेटर देन 30 है तो हम कहेंगे कि इनएक्यूरेट फोरकास्ट है, बट अगर लेस देन है तो वेरी गुड, अगर लेस देन 20 है तो गुड, बट अगर लेस देन 30 है तो रीजनेबली गुड। बट दैट इज नॉट अ एक्यूरेट वे। हम हमेशा जो है वो जब भी फोरकास्टिंग अब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली जितनी इनकी वैल्यूज कम होगी उतना वो एक्यूरेट फोरकास्ट होगा। ओके, सो हम कर क्या रहे होते हैं, हम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग अ सिंगल फोरकास्टिंग मेथड हम एक ही डाटा के ऊपर मल्टीपल फोरकास्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं और फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनके मीन स्क्वायर एरर को और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को। सो जिनका सबसे कम आपका मेजर ऑफ एरर्स की वैल्यू होती है उनको हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इन तमाम को हम कह सकते हैं दीज आर द मेजर्स ऑफ एरर राइट में जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स अप्लाई अनदर मेथड। सो दिस वाज अ सिंपल मूविंग एवरेज मेथड था, अब मैं जो वो अप्लाई करूं वेटेड मूविंग एवरेज। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि अगेन मैं 4 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज ले रहा हूं तो मुझे 4 टाइम पीरियड के लिए वेट भी रखना पड़ेगा। ओके, सो वो मैंने खुद से डिसाइड किया, ये मैन्युअली है, ये हमने कहीं से कैलकुलेट नहीं किया हुआ। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैन्युअली है तो हम क्या वेट रखें। सो इसका भी हम आगे जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके जरिए हम ये वेट ऑप्टिमम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि बजाय इसके कि हम वेट बताएं एक्सेल हमें वेट बताए। फिलहाल हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस अपने पास से वेट दे देते हैं। हम कह देते हैं कि जी 0.4 वो दे जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला वीक है, इट मीन फोर्थ वाले वीक को जो लास्ट वाला था। ओके, 0.3 वो दे इससे पिछले वाले वीक को। सो इट मीन ये 1 2 3 4 का मतलब है कि फ्रॉम फोर्थ टू बैकवर्ड। ओके, सो हम जब वेटेड एवरेज फोरकास्ट निकाल रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय दिस वन प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सो दैट इज बेसिकली द फोरकास्ट फॉर द फिफ्थ वीक। ओके, सिमिलरली अब हम इसको जो है वो इन सेल्स को हमने फ्रीज कर दिए। ओके, मीन एब्सोल्यूट सेल्स बना दिया बाय यूजिंग द डॉलर साइन। ओके, क्योंकि ये फिक्स रहेंगे ये चारों के चारों सेल्स, बट ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जस्ट वंस यू हैव रिटन डाउन दिस फार्मूला नाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अगेन अप टू 53 तक जो है वो हम वैल्यूज को ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि अगेन दिस इज अ लेवल टेक्निक और यू कैन से एवरेज टेक्निक टू प्रेडिक्ट द लेवल डेटा। सो हम जस्ट 1 वीक फर्दर आगे तक जो है वो फोरकास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट जबकि जो फ्यूचर वाले वीक्स होंगे वहां पे ये वैल्यू सेम रिपीट हो रही होगी। दैट इज अ सेम वन कि जितने भी आपने फ्यूचर वीक के लिए निकालना है। सो इट मीन 53 वीक के लिए अकॉर्डिंग टू द वेटेड मूविंग एवरेज जो प्रेडिक्शन आई है वो 441.3 थी, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली जो प्रेडिक्शन थी वो 401 थी। ओके, बहरहाल अभी हम कंपेयर करते हैं कि इज द सिंपल मूविंग एवरेज बेटर फॉर दिस डाटा और वेटेड मूविंग एवरेज। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। सो इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले एरर निकाल रहे हैं और एरर निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक्चुअल वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग फोरकास्टेड वैल्यू, तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एब्सोल्यूट वाला फार्मूला लगा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एरर स्क्वायर के लिए हमने वो जो एरर वाला कॉलम है उसका हम स्क्वायर लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जबकि एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर में हम क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल डिमांड से और वहां से आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे प्रोपोर्शन की शक्ल के अंदर। ओके, अब हम इन 3 कॉलम को इस्तेमाल करते हुए ये 3 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसीज या मेजरमेंट ऑफ एरर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मीन स्क्वायर एरर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज द एवरेज ऑफ एरर स्क्वायर। ओके, इस सारे के सारे कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ गया। देन हमने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, दैट वुड बी द एवरेज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर वाला कॉलम हमने सारे का सारा सिलेक्ट करके जो है वो कैलकुलेट कर लिया।
देन उसके बाद हमने निकाला जी मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, सो इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि आप परसेंटेज में आंसर देख सकें, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। ओके, सो अब अगर हम इन्हीं दो मेथड्स को फिलहाल कंपेयर करें, वेटेड वाला और सिंपल वाला, तो इसमें आपके पास अगर मैं मीन स्क्वायर एरर की बेसिस पे कंपेयर करूं तो मेरे पास जो एरर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो आ रही है 11,992, जबकि सिंपल वाले में जो आ रही थी वो 11,037 था। सो इन दोनों में छोटी किसकी आ रही है? दैट इज अ सिंपल मूविंग एवरेज। इट मीन अकॉर्डिंग टू मीन स्क्वायर एरर ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, सिंपल मूविंग एवरेज इज बेटर कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर वेट जब हम ये वाले वेट इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, अब सिमिलरली जो हमने थर्ड टेक्निक का जिक्र किया था विच इज अ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ओके, सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? दैट इज ft plus 1, that is forecast for the next time period must be equal to alpha into at। at जो है वो आपकी एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट कर रहा है, अल्फा एक वेटेड वैल्यू है and we know that the sum of weight is equal to 1, so that's why we are writing down 1 minus alpha, और ft जो है वो पिछले टाइम पीरियड की फोरकास्टेड वैल्यू। सो दैट मींस in order to apply the simple exponential smoothing method, एक तो हमें अल्फा की वैल्यू डिसाइड करनी है। सो फिलहाल मैं रैंडमली जो है वो डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे अल्फा 0.1 लेना है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेल हमें हेल्प आउट कर सकता है अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली जैसे हमने कहा कि हम वेट भी एक्सेल के जरिए निकाल सकते हैं कि क्या हम वेट इस्तेमाल करें जो कि हमारे एरर को कम से कम कर सकते हैं। सो उसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल लेट्स अगेन अप्लाई कि सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अप्लाई करना है यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.1। ओके, सो दैट मीन हम 10% जो है वो वैल्यू दे रहे हैं हमारी डिमांड को और 90% जो वैल्यू दे रहे हैं वो हम अपनी फोरकास्टेड वैल्यू को दे रहे हैं। सो इसको अप्लाई करने के लिए एक तो हमें एक्चुअल डिमांड का डाटा चाहिए और हमें एक इनिशियल फोरकास्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अप्लाई कर रहे होंगे तो हम पहले वीक को छोड़ देंगे। ओके, जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड में देखा था, क्योंकि हम 4 मूविंग पीरियड निकाले तो हमने पहले 4 जो है वो स्किप कर दिए थे और फिफ्थ की वो हमें फोरकास्ट दिखा रहा था। अगर आप 3 यूज करोगे तो वो फोरकास्ट में 4th वीक का दे रहा होगा क्योंकि आप 3 वीक की एवरेज ले रहे होगे। बट इन सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग हमेशा एक ही वैल्यू हम स्किप कर रहे होंगे। ओके, और यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वीक 1 की डिमांड थी वही आपके वीक 2 की फोरकास्टेड वैल्यू। So this is actual demand, this is the forecasted value. Okay, so अब मुझे ft plus 1 निकालना है। इट मीन वीक 2 का फोरकास्ट मेरे पास है, हमारे पास जो डिमांड आ गई है उस पीरियड की, और मुझे वीक 3 के लिए फोरकास्ट कैलकुलेट कर, क्योंकि वीक 2 के लिए हमने अज्यूम कर लिया ये वही है जो वीक 1 की डिमांड थी। ठीक है जी, सो इसके लिए अब हमने फार्मूला क्या लगा लेना है? सो दैट इज इक्वल टू दिस वन। सो वीक 3 के लिए जो फार्मूला हम लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगेन मैं यहाँ पे डॉलर साइन से उसको फ्रीज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय B7, दैट इज बेसिकली द डिमांड ऑफ वीक 2 प्लस 1 माइनस B3, दैट इज 1 माइनस दिस B3 प्लस forecasted value of the previous period which is 400. Okay, once we have written down this particular formula, again अब हम क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अप टू जहां तक हमें चाहिए। सो अगेन मैं एक वीक तक करूंगा। ओके, 53rd वीक की जो अकॉर्डिंग टू सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फोरकास्ट आई है वो आई है 392.48। अगेन एवरेज टेक्निक है तो बाकी पीरियड के लिए सेम यही नंबर रिपीट हमें करना पड़ेगा क्योंकि वही उसकी फोरकास्ट। और एरर और एब्सोल्यूट एरर और एरर स्क्वायर और एब्सोल्यूट परसेंट एरर हम बार बार जो डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट वन, आई थिंक यू नो दैट। सो लेट्स डिस्कस कि इसमें मीन स्क्वायर एरर का आंसर क्या है। सो अगर हम देखें इसमें आ रहा है 10,441.8। ओके, सो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अकॉर्डिंगली जब वेटेड में 11 समथिंग था और इसमें भी 11 समथिंग था। सो अभी तक इन तीनों मेथड में सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड अकॉर्डिंग टू मीन स्क्वायर एरर ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी सबसे अच्छा आ रहा है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या था इन मेथड्स के अंदर? जो सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है इसमें हमें अल्फा की वैल्यू बतानी पड़ रही है। सो जो कि इट मीन हमें माइट भी पॉसिबल कि मैं अल्फा अगर 0.2 यूज करूं तो ये एरर मजीद कम हो जाए, या सिमिलरली वेट्स में इनके अलावा अगर कोई और यूज करूं तो मेरे पास जो है वो
ये एरर्स कम हो जाए। तो बजाय इसके कि हम खुद से बताएं, हमें एक्सेल ये बताए कि अल्फा की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, और अगर हम वेटेड मूविंग एवरेज की बात करें तो वेट्स हमें क्या रखनी चाहिए। सो सबसे पहले तो मैं सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को कर रहा हूँ और थ्रू एक्सेल में अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। ओके, उसके लिए हमने क्या कर देना है, हमने ये वाले फॉर्मूलाज एज इट इज लगा लेने सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया कि है इनिशियल वैल्यू वही रख ली। ओके, दैट इज basically let me increase the size of font. ओके, सो मैंने ये इनिशियल वैल्यू एज इट इज रख ली। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है, जो कि प्रीवियस वीक 1 की डिमांड है, और वीक 3 पे मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया जो प्रीवियसली मैंने लगाया था कि इस सेल की वैल्यू को फ्रीज कर लिया, अदरवाइज इस वक्त जब हम कर रहे होंगे तो इनिशियली बेशक इसको आप 0 रख सकते हो। सो इज इक्वल टू B3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, B7 की वैल्यू प्लस 1 माइनस B3 जो कि दिस वैल्यू इनटू C7। सो दैट मीन हम जब इस वीक की फोरकास्ट निकाल रहे हैं तो हम ये वाली डिमांड और ये वाली फोरकास्ट, इस प्रीवियस टाइम पीरियड की डिमांड और फोरकास्ट को इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट कर रहे हैं। ओके, अगेन हम जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, एरर्स निकालने का फॉर्मूला आपको इनका पता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्फा हमने कैसे निकाला। सो उसके लिए जैसे उनको पहले बताया, हमने सॉल्वर ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। सो वी विल क्लिक ऑन ऐड डाटा, क्लिक ऑन सॉल्वर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे अपने इस मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करना है। सो इन सेट ऑब्जेक्टिव हम क्या कर लेंगे, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। और चेंजिंग सेल से मुराद ये है कि जिस सेल के अंदर आपने अपने अल्फा की वैल्यू को स्टोर करवाना है। सो इसको क्लिक करके मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया जहां पे अल्फा की वैल्यू मैं रखना चाह रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऐड के अंदर जाके हम क्या कर देंगे, हम जाके एक कंस्ट्रेंट डाल रहे हैं। सो लेट मी जो है वो मुझे इसको डिलीट करने दीजिएगा। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है और मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, यहाँ से आपने क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू कर लेना है, इक्वल टू 1। सो इक्वल टू 1 में क्यों कर रहा हूँ, एज वी हैव सीन अर्लियर कि आपके पास अल्फा plus 1 minus alpha mean the sum of alpha या sum of weight must be equal to 1 होना चाहिए। so हम ये कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो। ओके, सो 0 से 1 के दरमियान ही वो पिक करे अल्फा की वैल्यू। ऐड पे हम कर देंगे। ओके, सो जैसे हमने ऐड पे कर दिया, एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास वो आ गया। एंड देन मेक श्योर कीजिएगा आपने क्या कर लेना है, मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव। सो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इट मीन अब आप वो अल्फा की वैल्यू को 0 और 1 के दरमियान ही सिलेक्ट करेगा। और सॉल्विंग मेथड के अंदर आपने नॉन लीनियर को फिलहाल सिलेक्ट करना है। रीजन इज क्योंकि ये मीन स्क्वायर एरर जो है वो नॉन लीनियर फंक्शन है। सो हम उसके डिटेल में फिलहाल नहीं जाते, जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड देन सॉल्व इट। ओके, जैसे आपने सॉल्व पे क्लिक करना है, ओके, तो आपके पास आप देखिएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल आप इसको कैंसिल कर दें। सो अब वो कह रहे हैं कि ऑप्टिमम अल्फा अगर हम ये रखें तो हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के अकॉर्डिंगली मीन स्क्वायर एरर ये आता है। सब अगर हम कंपेयर करें कि इस वक्त मीन स्क्वायर एरर और जो हमने खुद से अल्फा डिसाइड किया था उसकी जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, सो वो अगर आप देखें तो वो काफी हमें डिफरेंस नजर आ रही है 10,441, जबकि जब हम एक्सेल को यूज करें तो वो कम हो रहा है। इट मीन जो एक्सेल के जरिए अगर हम अल्फा को चूज करेंगे सो दैट वुड गिव अस लेसर एरर कंपेयर टू अगर हम खुद से करें, क्योंकि वो हमें हिट एंड ट्रायल चेक करना पड़ेगा बिटवीन 0 to 1 अल्फा की वैल्यू को रखते हुए। ओके, सिमिलरली अब हम आ जाते हैं कि जो वेट हमने खुद से रखे थे अगर हमने एक्सेल के जरिए निकालने हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, सो वो उसको निकालने के लिए अगेन आपने फॉर्मूलाज यानी कि इस शीट को एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पे। के फॉर्मूलाज हमारे पास लगे हुए हैं। इन वेट्स को बेशक आप इनिशियली 0 कर दें इन चारों को, और यहाँ पे आपने एक और फॉर्मूला लगा लेना है कि इक्वल ऑफ दीज वेट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ वेट 1 होना चाहिए। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे इन वेट्स की वैल्यू को चाहिए, और मैं ये जो है वो चाह रहा हूँ, एक कंडीशन तो मैं ये लगाऊंगा कि सम ऑफ वेट इक्वल टू 1 हो, और दूसरा मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास जो मोस्ट नियरेस्ट मीन जो लास्ट वाला है, क्योंकि पीरियड 4 को जो है वो मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं ये चाह रहा हूँ जो लास्ट वाला पीरियड है ये वाला, इसको जो वेट असाइन हो वो कंपेयर टू प्रीवियस वन हायर वेट असाइन हो, क्योंकि मैं इनिशियल डाटा को ज्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ। सो दो कंडीशन के साथ जो है वो मैं वेट को की वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा। सो वो हम कैसे निकालेंगे, अगेन वी विल गो टू
सॉल्वर। देन हम क्या कर रहे हैं सेट ऑब्जेक्टिव में, मैं अगेन मीन स्क्वायर एरर वाले सेल को कर रहा हूँ, ओके। देन मिनिमाइज बाय चेंजिंग सेल से मुराद अब हमारे पास क्या है, दैट इज कि जहां पे हमने वो वेट्स को असाइन करना है, तो हम इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं अब जो है वो पहली कंस्ट्रेंट ये लगा रहा हूँ कि द वेट ऑफ दीज थ्री, ओके, फ्रॉम 1 to 3 पीरियड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए द वेट ऑफ 2, 3, 4, ओके। सो विच मीन इन टाइम पीरियड्स के वेट्स ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू फर्स्ट 3 टाइम पीरियड्स, ओके। सो उनको हमने ये वाला ऐड कर दिया। देन हम एक और कंस्ट्रेंट ये ऐड कर रहे हैं कि आपके पास ये जो सम ऑफ वेट है, मीन इनका जो वेट का सम है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग इक्वल, ओके। इस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां से हमने इक्वल सेलेक्ट कर लिया 1 और प्रेस ओके कर देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू कंस्ट्रेंट्स, ओके, अगेन हम नॉन कर रहे हैं, ओके। और एक और चीज भी आप ये भी कर सकते हो कि मेक श्योर कि आपने इनको सेलेक्ट कर लिया ताकि वो वेट्स नेगेटिव ना ले, सो 0 और 1 के दरमियान। so, जैसे हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे, सो यू विल सी दैट कि हमारे पास वो वेट्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑप्टिमम वेट्स होंगे, ओके। अब अगर हम देखें कि वेटेड मूविंग एवरेज के जरिए आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 10,773, यहाँ पे आ रहा है 10,299, ओके। ये था 3, सो दैट मीन ये वाला जो मेथड है, ओके, सो सबसे अच्छा जो हमारे पास इस पर्टिकुलर डेटा के लिए फोरकास्टिंग टेक्निक आ रही है, दैट इज अ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड विद सॉल्वर के जरिए जब हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट इज द बेस्ट फोरकास्टिंग टेक्निक। सो विच मीन हम यूज कर सकते हैं कि हमारे 53 वीक के अंदर जो प्रोडक्ट की डिमांड आएगी 387.5.7 which is approximately 386 RU। आई होप यू आर क्लियर अबाउट कि अगर हमने लेवल टाइप ऑफ डेटा, मीन कोई ट्रेंड ना हो, कोई सीजनैलिटी ना हो, तो हम ये एवरेज टेक्निक्स किस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑल दीज 3 मेथड्स। और हम यूजिंग दीज मेजर ऑफ एक्यूरेसीज मेथड जो है वो यूज करते हुए, या जिनको हम एरर परफॉर्मेंस मेजर्स भी कह सकते हैं, इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फोरकास्टिंग मेथड सेलेक्ट करेंगे। सो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज लेवल, ट्रेंड, सीजनैलिटी। सो लेवल अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करो तो उसका तो हमने मेथड डिस्कस कर लिए थे। अगर हमारे पास टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड का कंपोनेंट आ जाए, मीन कोई लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो, वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसको फोरकास्ट हम कैसे करेंगे, जिसको हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। सो जैसे कि हमें इस डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है, we can see with respect to the time हमारे पास जो quantity of the product let's say है तो वो increase कर रही है, ओके। सो अगर हम कहें कि ये linear trend है तो इस सिचुएशन के अंदर हम कौन से मेथड्स को यूज कर सकते हैं टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ओके। सो हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है इन अ लीनियर ट्रेंड परस्पेक्टिव, वी हैव अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, वी हैव अ होल्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, जिसको हम ट्रेंड एडजस्टेड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड भी कहते हैं। और जो डेटा सीरीज हम यूज करेंगे बेसिकली दैट इज दिस वन, जो कि अभी मैं आपको शो भी करवाता हूँ इन एक्सेल फाइल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लें कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है और होल्स लीनियर ट्रेंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिग्रेशन लाइन के अंदर क्योंकि हम सिंपल रिग्रेशन लाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज टी, विच इज टाइम, वाई टी जो है वो हमारा इंडिकेट कर रहा होता है हमारा एक्चुअल इंटरेस्टेड वेरिएबल, जो कि इन अ करंट सिनेरियो के अंदर एसेट्स को इंडिकेट कर रहा है, ओके। सो हम देखेंगे कि एसेट्स इन टाइम पीरियड टी मस्ट बी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1। सो दीज आर द पैरामीटर्स जिनकी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना है कि वो बेस्ट बीटा नॉट और बेस्ट बीटा 1 की वैल्यूज क्या होंगी कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकूं कि इन ईयर 11 कंपनीज के एसेट्स क्या होंगे, इन ईयर 12 कंपनी के एसेट्स क्या होंगे। सो बीटा को हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, और जबकि बीटा 1 को जो है वो हम स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, जबकि दिस इज कॉल्ड एज अ एरर टर्म। सो एरर टर्म जो है वो जब हम लाइन को फिट कर रहे होते हैं तो हम इसको 0 ज्यूम कर लेते हैं बिकॉज इट इज द normally distributed where mean is 0 and we have some variance. So हम इसको 0 assume करते हुए
जस्ट बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं एंड बेस्ड ऑन द डेटा हम रिग्रेशन लाइन को देन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो सेकंड मेथड हमारे पास है कि अगर हमारे पास लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा हो, दैट इज अ होल्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। होल्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड बेसिकली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग प्लस ट्रेंड कंपोनेंट का मर्जर है। सो अगर आप लेवल वाले फार्मूला को देखो जो कि एग्जैक्टली सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, और देन फिर हम ट्रेंड को एडजस्ट करें विद द टी, सो दैट इज बेसिकली द ट्रेंड। ओके, सो उसका फॉर्मूला है, सो अल्फा इज अ स्मूथिंग फैक्टर, गामा इज अ ट्रेंड फैक्टर, या कुछ बुक्स के अंदर इसको बीटा से भी डिनोट कर दिया जाता है। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो यहाँ पे अल्फा जो है वो स्मूथिंग या लेवल कंपोनेंट है, और एज वी नो दैट कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होगी। एटी जो है वो एक्चुअल डिमांड को या एक्चुअल डेटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, और एफ टी फोरकास्टेड वैल्यू इन पीरियड टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ट्रेंड के अंदर कैपिटल टी जो है वो ट्रेंड वैल्यू इन दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू गामा इज अ ट्रेंड फैक्टर, एल टी दैट इज अ लेवल फैक्टर इन टाइम पीरियड टी, जो कि हमने ऊपर फार्मूला से कैलकुलेट किया होगा, एंड दिस इज द लेवल फैक्टर इन पीरियड टी माइनस 1। Okay, similarly we have 1 minus gamma and then trend in previous time period, right जी। और जो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे दैट इज एफ टी प्लस 1, दैट मीन द नेक्स्ट टाइम पीरियड फोरकास्ट विल बी इक्वल टू एल टी प्लस ए टी, सो दैट मीन लेवल फैक्टर इन टाइम पीरियड टी प्लस ट्रेंड फैक्टर इन टाइम पीरियड टी, तो हमारे पास फ्यूचर फोरकास्ट आ जाएगी। ओके, सो अब हम एक्सेल के अंदर जाते हैं एंड द डेटा आई एम यूजिंग दैट इज द ईयर 10, ओके, एंड वी हैव द एसेट्स डेटा। सो सबसे पहले जो हमने करना होता है वो क्या करना होता है, हमने ये चेक करना है कि ग्राफिकली कि क्या इस डेटा सेट के अंदर कोई ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये लेवल है। ओके, सो ग्राफिकली हम कैसे देख सकते हैं, वी कैन गो टू इंसर्ट इन एक्सेल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चार्ट्स के अंदर हम लाइन चार्ट जो है वो कोई एक जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, फॉर दैट लेट मी फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा। सो मैंने डेटा अर्लियर सेलेक्ट किया था, we should draw this one. Okay, so as you can see then on x-axis we have a time year जो 10 है, और y-axis के ऊपर हमारे पास करंट एसेट्स को इंडिकेट कर रहा है, और हमें एक लीनियर ट्रेंड भी नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने ये पहले भी डायग्राम के अंदर बनाया हुआ। ओके, सो हमें ग्राफिकली तो नजर आ रहा है। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई ये ट्रेंड जो है वो सिग्निफिकेंट ट्रेंड है, मीन हम इसको कह भी सकते हैं कि ये लीनियर ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को फिट कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर और चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो ट्रेंड है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो सिमिलरली मैं इस डेटा के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वी शुड गो टू डेटा एंड देन डेटा एनालिसिस। सो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको ये डेटा एनालिसिस का टैब नजर नहीं आ रहा, सो यू शुड गो टू फाइल, देन गो टू ऑप्शंस, इन ऑप्शन वी हैव एड इन। सो एड इन के अंदर आपने आना है, और नीचे जो है वो आपने देखना है, मेक श्योर कि आपने जो मैनेज एक्सेल एड इन्स को क्लिक किया, देन गो टू गो। ओके, और यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है एनालिसिस टूल पैक, एज वेल एज आप सॉल्वर एड इन को भी सिलेक्ट कर लें, जो कि हम आगे जो है वो यूज कर रहे होंगे स्पेशली इन होल्ड्स मेथड के अंदर। सो हमें जो है वो बेसिकली सॉल्वर एड इन से हमारे पास ये सॉल्वर वाला टैब आएगा, और एनालिसिस टूल पैक से डेटा एनालिसिस वाला टैब हमारे पास आ जाएगा। वंस वी प्रेस ओके, सो दोबारा से अगर हम डाटा टैब के अंदर आए तो हमें ये दोनों ऑप्शंस नजर आ रही होंगी। सो राइट नाउ क्योंकि मुझे रिग्रेशन एनालिसिस को अप्लाई करना है, सो आई शुड गो टू डेटा, डेटा एनालिसिस। सो जैसे ही हम डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो रही होगी। सो यहाँ से आपने रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लेना, विच इज दिस वन। सो रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लिया, प्रेस ओके। सो अब सबसे पहले वो मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से वो पूछ रहा है जी रिग्रेशन इनपुट वाई रेंज। सो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और आपने न्यूमेरिक डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना। सो फ्रॉम 1992 अप टू 10 दैट इज 4119। सो उस डेटा पॉइंट्स को ले लिया मैंने, which is a y range, और x range हमारे पास क्या आ जाती है, that is from 1 to 10, that is the time period t। okay, और उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि आप कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे हो, सो इट्स अप टू यू कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, और आउटपुट रेंज लेट्स से कि मैं इसको इसी जो शीट के ऊपर जो है वो ले लेता हूँ। सो ये मैंने कर दिया। अगर आप न्यू पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक नई वर्कशीट के ऊपर जो है वो आपको डाटा डिस्प्ले कर देगा। सो प्रेस ओके अगर मैं करता हूँ, so as you can see that here is we have got the
डेटा पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ से हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्या ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पी वैल्यू, ओके, अगेंस्ट दिस एक्स वेरिएबल, दिस पी वैल्यू। सो ये पी वैल्यू हमारे पास क्या है? 6.53 ई पावर माइनस, सो काफी स्मॉल वैल्यू है, विच इज लेस देन 0.05। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी ये पी वैल्यू जो है वो 5% से कम है, सो दैट मीन आपके डाटा के अंदर जो है वो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो 5% से बड़ी होती तो हम कहते हैं डाटा के अंदर ट्रेंड लाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पी वैल्यू है वो 5% से छोटी है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि आपके डाटा के अंदर जो ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज अ लीनियर ट्रेंड, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक नई शीट के ऊपर लगाया हुआ है, राइट जी। और साथ ही साथ हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉफिशिएंट के अंदर ये जो वैल्यू है जो हमने कहा था रिग्रेशन लाइन की, जब बीटा नॉट और बीटा वन है, सो बेसिकली कॉफिशिएंट के अगेंस्ट दिस बीटा नॉट वैल्यू, दिस इज बीटा वन वैल्यू। सो अब हम इन्हीं डाटा को इस्तेमाल करते हुए, स्पेसिफिकली दिस बीटा नॉट और बीटा वन को इस्तेमाल करते हुए वी कैन प्रिडिक्ट एज वेल फ्यूचर को। सो उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? सो मैंने दोबारा से ईयर का डाटा ले लिया, ओके, सो मैं नेक्स्ट 2 इयर्स की फोरकास्ट करना चाह रहा हूँ। सो ये डाटा मेरे पास अवेलेबल है। सो दिस इज द एक्चुअल डाटा। अब मैं लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट कर रहा हूँ। सो वो मैंने जो मेरे पास प्रीवियसली रिजल्ट्स आए थे, सो उनको मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे जो लाइन फिट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू वाई नॉट। सो दैट मीन फर्स्ट ईयर फोरकास्ट इज इक्वल टू बीटा नॉट। सो ये जो हमारे पास आ रहा है B32, so that is basically ये वाली coefficient, this is B32। so आप क्या करोगे, equal to, ओके जी, equal to B32, ओके। अगर आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो वो इसको फ्रीज कर देगा, ओके। सो दैट मीन कि हम इसी बीटा नॉट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, प्लस बीटा वन दैट इज B33, अगेन F4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर टाइम पीरियड दैट इज 1, ओके। सो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके एंटर प्रेस करता हूँ, सो दैट इज माई फोरकास्ट। ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया। अब आप नीचे सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, ओके। इसी तरीके से अगर मैं नीचे भी ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास ईयर 11 और ईयर 12 की फोरकास्ट वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है। सो दैट मीन वो हमें इस फोरकास्टिंग रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि ईयर 11 के अंदर जो आपकी फोरकास्टेड वैल्यू होगी करंट एसेट की, दैट इज 4317। सिमिलरली 12 के अकॉर्डिंगली। सो इसी तरीके से आप ईयर 13 अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ 13 14 के लिए आप निकाल सकते हो, ओके। सो अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन हमने फिट की है ये एरर कितना प्रोड्यूस करी है, व्हिच इज कॉल्ड एज फोरकास्ट एरर। सो वो फोरकास्ट एरर जो हम कैलकुलेट करें दैट इज 3, व्हिच इज कॉल्ड एज MSE, मीन स्क्वायर एरर। We are calculating MAD, which is called as mean absolute deviation, as well as MAPE, mean absolute percentage error। So आपके पास जो MSE और MAD है, these are यूनिट फोकस। यूनिट के अंदर आपको प्रोवाइड आंसर कर रहे थे, लाइक अगर हम के केजीज है या आपके पास रुपीज के अंदर डाटा है तो ऑब्वियसली ये उसी के फॉर्म के अंदर आंसर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जबकि MAPE जो है वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर जो है वो यूनिट फ्री आपके पास मेजर ऑफ एक्यूरेसी है। बट MAPE के अंदर प्रॉब्लम उस वक्त आ सकता है, मीन आप इसको उस वक्त नहीं यूज कर सकते अगर आपके डाटा के अंदर जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो। तो फिलहाल तो हमारे पास डाटा के अंदर कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है एक्चुअल डाटा के अंदर। सो दैट मीन हम MAPE को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो होगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका MAPE इन्फिनिट टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ओके। सो उस सिचुएशन के अंदर MAPE इज नॉट अ गुड मेथड। देयर आर अदर मेजर ऑफ एक्यूरेसीज एज वेल, बट राइट नाउ हम इन्हीं तीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू कंप्यूट दीज 3 मेथड्स, तो हमें सबसे पहले एरर कैलकुलेट करना है। सो एरर हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड वैल्यू। सो वो हमारे पास एरर आ जाएगा, ओके। दैट इज बेसिकली दिस इज B3 माइनस C3, तो हमारे पास आ जाएगा। सो अगेन वंस यू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो हमारे पास एवरी ईयर के अकॉर्डिंगली जो है वो एरर्स आ जाएंगे। एब्सोल्यूट के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज करूं दैट इज इक्वल ABS, दैट इज एब्सोल्यूट मीन अगर आपके पास एरर नेगेटिव भी है तो उसको वो पॉजिटिव कर दे, सो दैट इज एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली एरर स्क्वायर हम कैसे निकाल रहे हैं, हमने सिंपली आप चाहे एब्सोल्यूट वाले का स्क्वायर कर दें या आप सिंपल डी वाले फार्मूले का स्क्वायर कर दें, डी वाले कॉलम का, दैट इज एरर स्क्वायर आ जाएगा।
और एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिमांड, ठीक है जी। सो दैट इज एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। सो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर ये वाला कॉलम हम यूज कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। एरर स्केयर वाला कॉलम हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द मीन स्केयर एरर। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम उनके फॉर्मूलाज भी देखे थे। इसी तरीके से मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर यूज कर रहे होंगे टू कंप्यूट आउट द मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। So as you can see that के मीन स्क्वायर एरर हमारे पास क्या आ रहा है, that is this one, और वो हम कैसे निकाल रहे हैं, that is basically the average of f, okay? So वो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर आ रहा है। Similarly मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकाल रहे हैं, that is the average of e, okay? Similarly मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, that is the average of this, क्योंकि परसेंटेज के अंदर अगर हमें यहाँ चाहिए तो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो इन वैल्यूज को भी, तो देन फिर यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, सो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन जितना कम हो उतना ही वो मेथड एक्यूरेट होता है। बट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक टारगेट वैल्यू है कि अगर ये लेस देन 10% है, दैट मीन दैट मेथड इज क्वाइट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा सेट। बट हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसी डाटा सेट के ऊपर अगर मैं दूसरा मेथड लगाऊं विच इज बेसिकली द होल्ड्स लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, तो क्या लीनियर ट्रेंड बेहतर है इस डाटा सेट के लिए या एक्सपोनेंशियल? सो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? सो आई होप कि आपका लीनियर रिग्रेशन वाला क्लियर हो गया। सो अब हम आ जाते हैं होल्ड्स लीनियर ट्रेंड। सो होल्ड्स लीनियर में ये तो दो एग्जैक्टली वही है, हमने एक्चुअल डाटा को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और हम नेक्स्ट 2 ईयर का फोरकास्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जी लेवल को, और लेवल का फार्मूला क्या है, दैट इज अल्फा इनटू एटी। एटी जो वो एक्चुअल डिमांड को इंडिकेट करे या एक्चुअल वैल्यूज को इंडिकेट करे, और एफटी फोरकास्टेड को इंडिकेट कर रहा है, और साथ में अल्फा की वैल्यू है। सो राइट नो मैंने यहाँ पे अल्फा, और इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, 0 लिख सकते हो, और गैमा इसको भी आप 0 लिख सकते हो। सो इसको भी हम जो है वो करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऑप्टिमम तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बजाय इसके कि हम मैनुअली खुद से प्रोवाइड करें अल्फा और गैमा की वैल्यू, ठीक है। सो हमें एक्सेल ही हेल्प आउट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम अल्फा एंड ऑप्टिमम गामा वैल्यू। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि हमें फार्मूला के अंदर नजर आ रहा है कि हमें क्या चाहिए, एटी और एफटी। सो हमने जो है वो लेवल कैलकुलेट करना है। सो लेवल कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेवल की जो फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो मैंने क्या कर दिया, जो सेकंड ईयर है, सो आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, आपकी मर्जी है। सो इनिशियल वैल्यू आप जिसको मर्जी ले लें, ओके, दैट इज बेसिकली L2 इज इक्वल टू A2 करके मैं कर रहा हूँ, मीन जो सेकंड वैल्यू है उसको मैं ले रहा हूँ, बट इट्स अप टू यू, आप पहले को भी ले सकते हो। दिस इज बेसिक द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रेंड के अंदर हम इनिशियल वैल्यू निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड ईयर वैल्यू, मीन जो सेकंड आपकी वैल्यू है, और माइनस फर्स्ट वैल्यू, दैट इज अ फर्स्ट ट्रेंड। सो दैट इज द इनिशियल वैल्यू, जो कि हमने फॉर्मूला के अंदर भी ये लिखा है A2 माइनस A1, दैट इज बेसिकली द इनिशियल वैल्यूज फॉर लेवल एंड ट्रेंड, ओके। कि हम वो कैसे डिसाइड करेंगे, वंस वी हैव फाइंड आउट द LT फर्स्ट वैल्यू एज वेल एज TT फर्स्ट वैल्यू, नाउ वी कैन कैलकुलेट द लेवल फॉर्मूला, ओके। सो लेवल फॉर 2 क्या आ जाएगा, A into AT, okay, that is sorry alpha into AT। so alpha की वैल्यू जो है that is over here हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपने वो 0 रख लेनी है, सो उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा देना है, दिस सेल विच इज अल्फा वैल्यू विच इज D2 मल्टीप्लाई बाय अगेंस्ट इसके जो आपके पास A की वैल्यू है दैट इज B7 प्लस 1 माइनस D2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्रीवियस, ओके। सो वो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज द आपके पास फोरकास्टेड वैल्यू। सो वो फोरकास्टेड वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज बेसिकली दिस वन हमारे पास आ रही है, ठीक है जी। सो वो अब हमने जो है वो फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिकली कर देना है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या आ गया जी, इसी तरीके से हमने ट्रेंड जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। ट्रेंड का फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, दैट इज गामा इनटू LT माइनस 1, ओके। सो दैट इज बेसिकली गामा वैल्यू विच इज G2, एंड आपके पास क्या है जी, LT माइनस 1, so which is basically C7 minus C6 plus 1 minus gamma into D6, that is basically the previous trend value which is this one।
सो ये हमारे पास आ जाएगा। सो आप फर्स्ट चाहो तो आप ये वाली वैल्यू को भी फोरकास्ट वैल्यू को निकाल सकते हो सिंपली बाय एडिंग इट, बट बेटर ये है कि जब आप फोरकास्ट निकाल रहे हो तो फर्स्ट 2 वैल्यूज को स्किप कर दें, क्योंकि ये जस्ट इनिशियल वैल्यूज हमारे पास है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ओके, सो इन दोनों को जमा कर लेंगे। सो जैसे कि हमने फॉर्मूला में भी देखा था, दैट इज एल टी प्लस टी टी। सो हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यूज आ गई। सो इसी को अगर मैं नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फ्रॉम दिस वन, ओके, सो आपके पास जो है वो ईयर 11 और ईयर 12 की भी फोरकास्ट वैल्यू आ जाएगी। Similarly, हम errors के formulas लगा देंगे. We know that how to compute the error, that is actual demand against forecasted value को subtract कर लेंगे. Absolute में ABS formula आ जाएगा. Error में हम actual demand का square कर लेंगे. Absolute percentage error, sorry, error square में हम actual जो errors आए हुए हैं उनका square कर लेंगे. और absolute percentage error के अंदर that is basically simply आपके पास जो absolute error वाला column है divided by the actual demand करके निकाल लेंगे और हम मीन स्क्वायर एरर के फॉर्मूला निकाल लेंगे। ओके, अब हमने आ जाना है जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने अल्फा और गामा की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जो कि हमने इनिशियली 0 0 लिया हुआ था। सो वो हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सेल के अंदर जो डेटा सॉल्वर वाला टैब हमने लेके आए थे। सो सॉल्वर वाला टैब हम कैसे लेके आए थे, जैसे हमने पहले दिखाया फाइल ऑप्शंस में जाके। ओके, सो अब आपने जाना सॉल्वर। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सेट ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। सो मैं इसको कह रहा हूँ कि आई वांट टू मिनिमाइज द मीन स्क्वायर एरर। सो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो फ्रॉम टू से मिनिमाइजेशन, चेंजिंग सेल हमारे पास क्या है, दैट इज दिस सेल विच इज D2। मैंने सेलेक्ट कर लिया कॉमा डाल के, देन G2, दैट इज बेसिकली मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है और गामा की वैल्यू निकालनी है। एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। सो ऐड बटन के ऊपर आपने क्या करना है, लेट मी डिलीट दिस वन, ओके, अगेन डिलीट दिस वन। सो हमने क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, सिलेक्ट अल्फा लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1 होने चाहिए, मीन ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकते, 0 से लेस नहीं हो सकते। ओके, सो प्रेस ओके एंड देन अगेन ऐड गामा के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इज लेस देन इक्वल टू 1। सो प्रेस ओके कर देंगे एंड मेक श्योर कि आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल नॉन नेगेटिव पे क्लिक कर दिया। ओके, और यहाँ से नॉन लीनियर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन क्लिक सॉल्व। सो जैसे ही आपने सॉल्व किया, ओके, सो यहाँ पे इसको जस्ट प्रेस ओके कर दो, तो आपके पास अल्फा और गामा की वैल्यू ऑप्टिमम आ जाएगी, व्हिच इज दिस। ओके, सो वो एक्सेल हमारे लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। सो अब अगर हम देखें कि मीन स्क्वायर एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन परसेंटेज एरर होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड का बेहतर कम है या रिग्रेशन का फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। सो अगर हम देखें कि आपके पास मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर रिगार्डिंग होल्ड्स लीनियर ट्रेंड 5.4 आ रहा है, जबकि लीनियर रिग्रेशन में 3.45 आ रहा है। सो दैट मीन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा बेस्ड ऑन MAPE आपके पास लीनियर रिग्रेशन बेटर है कंपेयर टू होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड, बट इट माइट बी पॉसिबल सम अदर डेटा सेट के लिए आपके पास होल्ड्स लीनियर ट्रेंड बेहतर हो। डिस्कस करेंगे दैट इज कि अगर आपके पास पैटर्न के अंदर सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको हम किस तरीके से जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं। सो सीजनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है कि लाइक जैसे ये अपर डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि आपके पास ये एक सीजनल कंपोनेंट है। आफ्टर 3 मंथ्स आपके पास एक जो है वो डिमांड का पैटर्न चेंज हो रहा है, देन आफ्टर फिर 3 मंथ इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। सो एक सीजनल कंपोनेंट हमारे पास हमें नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि जब हम सीजनल कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली जब भी प्रोडक्शन कर रहे होंगे, सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा, सो YT राइट नो इज इंडिकेटिंग ए फ्यूचर ट्रेंड वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं TT, दैट इज बेसिकली द ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट एंड साइक्लिकल। सो नॉर्मली साइक्लिकल कंपोनेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो यूज किया जा रहा होता है वो ट्रेंड और सीजनल कंपोनेंट को यूज किया जा रहा होता है। अगेन एरर टर्म इज वी अज्यूम दैट इट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0। सो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है कि अगर ट्रेंड कंपोनेंट है तो हम उस ट्रेंड को ले लेंगे और प्लस कर देंगे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव अगर सीजनैलिटी है तो ट्रेंड और सीजनैलिटी कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। अब ये मल्टीप्लिकेटिव और ट्रेंड एडिटिव सीजनैलिटी क्या होती है,
एडिटिव सीजनैलिटी से क्या मुराद है कि जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपके जो सीजनैलिटी कंपोनेंट है ओवर द टाइम उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आ रही, वो सेम सीजनैलिटी एलिमेंट रह रहा है। सो दैट मीन जितना आपके पास सीजनैलिटी इफेक्ट यहाँ पे था उतना ही सीजनैलिटी इफेक्ट यहाँ पे है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम पीरियड में भी सीजनैलिटी इफेक्ट सेम ही रह रहा है। जबकि मल्टीप्लिकेटिव में हम देख सकते हैं कि शुरू में जो सीजनैलिटी इफेक्ट था वो कंपोनेंट कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सीजनैलिटी इफेक्ट मीन उसकी जो वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है जी। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों सिचुएशन के अंदर जो है वो होल्ड्स विंटर लीनियर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड को अप्लाई कर रहे होंगे। सो होल्ड्स विंटर मेथड के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे। लाइक जैसे हमारे पास होल्ड्स लीनियर में 2 कंपोनेंट थे, वन वाज अ लेवल कंपोनेंट एंड अदर वाज अ ट्रेंड कंपोनेंट। जबकि होल्ड्स विंटर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, वन इज अ लेवल कंपोनेंट, another one is a trend component and the third one would be the seasonal component। और फिर हम देखेंगे कि क्या हम एडिटिव मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं या मल्टीप्लिकेटिव, और हम ट्रेंड, सीजनैलिटी और लेवल कंपोनेंट्स को उनको अगर हम जमा कर दें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ होल्ड्स विंटर तो वो एडिटिव की सेंस में हम ले रहे हैं, और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो उनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेल्स केस स्टडी, सो जो कि मैंने डेटा ऑलरेडी अपने एक्सेल के अंदर जो है वो एंटर किया हुआ है। दैट इज दिस इज द डेटा सेट जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। सो मेरे पास जो है वो 24 सो होल ईयर का डाटा है मेरे पास, जनवरी टू दिसंबर आप कह रहे हैं कि 2 ईयर का बेसिकली ये डाटा सेट है, एंड दिस इज द सेल्स वैल्यू। सो ये हमारे पास डाटा सेट गिवन है। अब हमने होल्ड्स विंटर में सबसे पहले एडिटिव मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास होल्ड्स विंटर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, लेवल, ट्रेंड एंड सीजनैलिटी। सो हमें सबसे पहले लेवल कैलकुलेट करना है, ट्रेंड कैलकुलेट करना है एंड सीजनैलिटी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल द लेवल कंपोनेंट। ओके, और अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो सीजनैलिटी एलिमेंट है उसके अंदर कितने टाइम पीरियड एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम अपने ट्रेंड को देखें so we can see that कि after 3 time period आपके पास trend change हो रहा है। okay, so that means जो seasonality है वो हमारे पास 3 पीरियड की seasonality exist कर रही है over the year। ठीक है, so that means ये जो small s है जो bottom में हमें नजर आ रहा है which is indicating the seasonal component, that means that is a 3 period seasonality है इस सीरीज के अंदर। और जो small t है that is basically कि हम कौन से टाइम पीरियड की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। So T1 is equal to mean first month. इसी तरीके से T4 mean that is indicating the 4th month time period, right? बाकी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लाइक जैसे हमने लेवल और जब हम ट्रेंड होल्ड्स लीनियर ट्रेंड मेथड को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे 2 कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर रहे होते थे, वन इज अल्फा एंड अदर वन इज बेसिकली वहां पे हम गामा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, गामा को हमने ट्रेंड कंपोनेंट दिया हुआ था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 है तो अल्फा जो है वो लेवल बेसिकली वेट को इंडिकेट करेगा, बीटा जो है वो ट्रेंड कंपोनेंट को इंडिकेट करेगा, उसके वेट को इंडिकेट करेगा, और सीजनैलिटी के अंदर गामा जो है वो उसकी सीजनैलिटी कंपोनेंट को इंडिकेट करेगा। सो दैट मीन कि हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है या हमें प्री डिसाइड करना है। एंड वी नो दैट कि जो अल्फा और बीटा और गामा है ये 0 और 1 के दरमियान ही होने चाहिए। लाइक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अल्फा और 1 माइनस अल्फा बीटा और 1 माइनस बीटा है। सो एक तो ये है कि हम हिट एंड ट्रायल से खुद से डिसाइड करें, बट हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम एक्सेल सॉल्वर की हेल्प लेंगे। एक्सेल सॉल्वर क्या चीज है, लाइक जैसे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम उसको किस तरीके से सबसे पहले ऐड इन कर सकते हैं। सो अगर आप डाटा में जाएं सो यू कैन सी द सॉल्वर, ठीक है, एज वेल एज हमें इस मेथड के लिए डाटा एनालिसिस वाला बटन भी चाहिए होगा। सो अगर ये दोनों के दोनों बटन आपको नजर आ रहे हैं, ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इट्स ओके। अगर नहीं आ रहे तो हाउ यू कैन ऐड दैट, आप क्या कर सकते हो, फाइल, ऑप्शंस एंड देन यू विल गो टू ऐड इन। ओके, ऐड इन में जाके आपने करना क्या है कि गो टू एक्सेल ऐड इन। सो यहाँ पे बॉटम में एक्सेल ऐड इन होगा, गो टू गो एंड देन मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड एनालिसिस टूल पैक एंड सॉल्वर ऐड इन एंड प्रेस ओके। सो जैसे आप करोगे तो अब आप डाटा टैब में आए तो आपको ये दोनों टैब्स नजर आ रहे होंगे।
सो हम यहाँ पे होल्ड्स लीनियर ट्रेंड के अंदर इन दोनों टाइप्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सॉल्वर हम इस्तेमाल कर रहे होंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, और डेटा एनालिसिस हम अभी इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिकली मैं ट्रेंड की इनिशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। बट फिलहाल हम सबसे पहले तो लेवल को करना है, क्योंकि जैसे मैंने को बताया कि हमारे पास जो सीजनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो 3 टाइम पीरियड की है, तो इसलिए मैं इनिशियल वैल्यू जो ले रहा हूँ दैट इज बेसिकली कि मेरे पास थर्ड सीजनल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज कि हमने 4 टाइम के लिए फोरकास्ट करना है। तो इसको जो है जो लास्ट मीन इस 3 टाइम पीरियड का सीजनल कंपोनेंट मीन एक इनिशियल वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी। सो वो मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लेवल की वैल्यू ले लेनी है वो हम क्या ले लेनी है, दैट इज इनिशियल लेवल वैल्यू। वो हम इस तमाम की तमाम वैल्यू की एवरेज निकाल लेंगे। सो बेसिकली वो मैंने एक एवरेज कैलकुलेट कर ली और मैंने कह दिया कि ये वाली जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है जी। सो वो हमारे पास जो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ अल्फा आ गई। ओके, दैट इज इक्वल टू D31। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास इनिशियल लेवल की वैल्यू आ गई है। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इनिशियल ट्रेंड। सो इनिशियल ट्रेंड मैं कैसे निकालूंगा, एक तो ये तरीका कार है कि आप जो है वो सिंपल रफ वैल्यू जो है वो दे सकते हो बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेट के क्या हो सकता है। बट बेटर चॉइस क्या है कि आप ट्रेंड को कैसे ले सकते हो कि आप अपनी एक्चुअल डाटा सेट के ऊपर सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट कर लो। ओके, वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं जैसे हमने पहले बताया, गो टू डाटा, डाटा एनालिसिस। ओके, सो यहाँ से आपने जो है वो रिग्रेशन को सिलेक्ट कर लेना है, प्रेस ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी वाई रेंज दे देनी है। सो मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग ओनली द न्यूमेरिक डाटा पॉइंट्स, सो हेडिंग को आपने नहीं लेना। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में आपने एक्स ये न्यूमेरिक टाइम पीरियड्स को आपने लेना है, ना कि आपने ये अल्फाबेटिक्स को लेना है, क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये करके आउटपुट में एक न्यू विंडो में ले रहा हूँ। सो इसको मैंने प्रेस ओके कर दिया। सो आपके पास जो ये वाला कोएफिशिएंट है बेसिकली ये ट्रेंड कंपोनेंट, सो बीटा कोई बीटा से मुराद यहाँ पे है कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है कि ओवरऑल इस टाइम सीरीज के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है। सो ये मैं बता रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड है। सो हम इस वैल्यू को 4.69, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 4.70 लिख सकता हूँ, इसको मैं एज अ इनिशियल ट्रेंड वैल्यू के तौर पर कंसिडर करूंगा। सो वो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ट्रेंड वैल्यू जो इनिशियल ले ली वो 470 है। वो बेसिकली मैंने ऑलरेडी रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म की है और वो वैल्यू ये वाली थी जो कि V18 के बराबर थी। सो मैंने उसको एज इट इज V18 के बराबर कर दिया, राइट जी। इसी तरीके से हमें जो है वो पहले 3 पीरियड का जो सीजनल कंपोनेंट, सीजनल इनिशियल सीजनल वैल्यूज चाहिए। सो वो हम इनिशियल सीजनल वैल्यूज जो है स्टार्टिंग वाली, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली एक्चुअल वैल्यू। ओके, ये दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर डाटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज D31। ओके, सो बेसिकली दैट इज के सीजनल इंडेक्स को हमने कैसे निकाला था, जो कि हमने लेवल के अकॉर्डिंगली यूज किया था, बेसिकली द एवरेज ऑफ इंटायर सीरीज। ओके, सो वो हमारे पास एज अ सीजनल कंपोनेंट के तौर पर, इंडेक्स के तौर पर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम 3 टाइम पीरियड्स। ओके, जो हमारे इनिशियल सीजनल कंपोनेंट मीन 3 टाइम पीरियड की सीजनैलिटी थी, इसलिए हम उनके लिए सीजनल इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सीजनल इंडेक्स, जो कि हमने निकाला है एंटायर सीरीज की एवरेज, दैट इज दिस वन। ओके जी। इसी तरीके से 93 डिवाइडेड बाय दैट वन, 153 डिवाइडेड बाय 121 व्हिच इज दिस वन। ओके, सो वो हमने कैलकुलेट कर लिए। सो कि वंस के आपने इनिशियल लेवल वैल्यू, इनिशियल ट्रेंड वैल्यू और इनिशियल आपने सीजनल वैल्यूज जो है इंडेक्स की कैलकुलेट कर ली हैं, तो अब हम जो है वो एक्चुअल आते हैं कि एक्चुअल टाइम पीरियड 4 के लिए बेसिकली हमने लेवल कैलकुलेट करना है। सो दैट मीन हम फर्स्ट 3 वैल्यूज जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारे पास ये जो है वो पहली 3 वैल्यूज की इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था। सो लेवल 4 का निकालने के लिए अब हम इन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होंगे। ओके, वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दीज इनिशियल वैल्यूज, अब हम लेवल को फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए विच इज टाइम पीरियड 4। ओके, उसको करने के लिए हमारे पास क्या जी, अल्फा। फिलहाल आप यहाँ पे 0 जीरोस लिख लीजिएगा, इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। सो फिलहाल आपने क्या कर लेना है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू, हम जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल अल्फा दैट इज दिस सेल।
okay, that is this one basically. This cell plus multiply by yt यहाँ पे इंडिकेट करा ओरिजिनल डेटा पॉइंट. सो ओरिजिनल डेटा पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट इज C9, okay, which is 153 minus ST minus small s. So वो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे ST. T क्या है, दैट इज हम फोर्थ टाइम पीरियड का बेसिकली जो है वो लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्मॉल एस हमारे पास क्या है 3. सो स्मॉल टी 4 minus 3, दैट मीन S1. सो दैट मीन S is equal to 1. सो दैट मीन हमने फर्स्ट टाइम पीरियड का सीजनल इंडेक्स ले लेना है, और वो कितना है, दैट इज 0.97. सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड minus F6. ओके जी. सो फॉर दिस वन दैट इज F6 आ गया. देन हमने फॉर्मूला में आपके पास किया जी प्लस 1 minus अल्फा. सो हमने क्या कर दिया जी 1 minus अगेन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय, अब मैं क्या कर रहा हूँ LT minus 1, दैट मीन लास्ट टाइम पीरियड्स लेवल. सो वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ विच इज दिस वन. ओके, दैट इज टाइम पीरियड थर्ड, क्योंकि हम फोर्थ टाइम पीरियड के लिए लेवल की वैल्यू को निकाल रहे हैं. प्लस हमारे पास कंपोनेंट के यहाँ पे BT बेसिकली ट्रेंड कंपोनेंट को इंडिकेट कर रहा है. सो दैट मीन लास्ट टाइम पीरियड का ट्रेंड कंपोनेंट. सो लास्ट टाइम पीरियड का ट्रेंड कंपोनेंट क्या है 4.70. सो वंस वी हैव डन दिस वन, सो दैट मीन हमारे पास जो है वो हमने लेवल का फार्मूला लगा दिया है. अब आप सिंपली यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. सो मैंने अब सिंपली ड्रैग कर दिया है, क्योंकि मैंने अल्फा वाले सेल को फ्रीज कर लिया हुआ था विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन, मीन उनको हमने एब्सोल्यूट कर दिया. और वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली उस सेल को सिलेक्ट करके, ओके, लाइक दिस वन, आप अपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करोगे तो वो उसको एब्सोल्यूट कर देगा, या आप मैनुअली भी कर सकते हो. अप टू यू कि आप कैसे कर सकना चाह रहे हो. सो वंस वी हैव डन द लेवल, नाउ अब हम आ जाते हैं ट्रेंड कंपोनेंट फॉर द पीरियड 4. सो ट्रेंड कंपोनेंट का हमारे पास एडिटिव मेथड के अकॉर्डिंग एडिटिव के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या है, दैट इज बीटा इनटू LT minus 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन इक्वल बीटा, हमने क्या कर लेना, यहाँ पे इनिशियली 0 ज्यूम किया हुआ है, तो मैंने इस सेल को फ्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है जी लेवल. सो लेवल अगेंस्ट टाइम पीरियड 4 क्या है, दैट इज दिस वन विच इज D9 minus LT minus 1, that is 1 to 1. Okay, that is D8. Okay, then plus 1 minus G3. Then again this one G3, that is a beta value. और उसके बाद multiply by हमने कर देना है BT minus 1, that is a trend component, that is in the last time period. So trend component के in the last time period which is 4.70, which is E8 cell के अंदर right now मेरे पास है, तो मैंने उससे multiply कर दिया. So once you have done this again, अब यहाँ से आप पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो. ओके, सो हमने नेक्स्ट जो है वो तमाम के तमाम ट्रेंड कंपोनेंट्स निकाल लिए. अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइम पीरियड की, मुझे सीजनैलिटी निकालनी है. 3 की हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं. सो सीजनैलिटी कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, गामा. सो अगेन यहाँ पे हमने इनिशियली 0 लिखा होगा, सो आपने इस सेल को फ्रीज कर लेना एब्सोल्यूट, जिनकी वैल्यूज अल्फा बीटा गामा की हम वैल्यू सॉल्वर की हेल्प से बाद में अभी कैलकुलेट करते हैं. सो फिलहाल आपके पास क्या आ जाएगा जी, दिस वन इक्वल वैल्यू ऑफ गामा मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है YT क्या ओरिजिनल वैल्यू. सो दैट मीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल वैल्यू क्या, दैट इज दिस वन इन C9 विच इज 125 माइनस D9. सो D9 बेसिकली आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज लेवल कंपोनेंट. सो दैट मीन दिस इज D9, ओके, विच इज 126. उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला जी प्लस 1 माइनस गामा इंटू ST माइनस 1. ओके, सो दैट इज बेसिकली आपके पास 1 माइनस गामा मल्टीप्लाई बाय S, दैट इज अ सीजनल कंपोनेंट T माइनस S. ओके, सो T कौन सा, दैट इज टाइम पीरियड 4, और माइनस 3 आपके पास सीजनल नंबर है, मीन 3 टाइम पीरियड्स हैं. सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डाउन F6. सो दैट इज दिस वन. So वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी. So once we have done with level, trend and seasonal component, okay, और हमने इनकी तमाम periods के लिए components निकाल लिए, now we can calculate the forecast. Okay, so forecast अब हम कैसे निकाल रहे हैं, that is writing down capital F T plus M. That means forecast for the period and for the next time period. So basically M यहाँ पे indicate कर रहा है कि हम कितने next time periods के लिए निकालना चाह रहे हैं.
सो राइट नो मैं यहाँ पे m जो है वो 1 एज्यूम कर रहा हूँ. ओके, दैट मीन मैं एवरी नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, मीन मैं एवरी नेक्स्ट मंथ के लिए. सो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट मीन एफ टी प्लस वन, दैट मीन अगेन फिर मैं टाइम पीरियड 4 के लिए निकालना चाह रहा हूँ. सो दैट मीन एल टी 3 आ जाएगा आपके पास. दैट ये जो फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज लेवल इन टाइम पीरियड 3 प्लस m. हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, मीन फॉर टाइम पीरियड 4. सो दैट मीन आपके पास एक टाइम पीरियड हम आगे मूव करें, सो 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ रहा है कि जी दैट इज बेसिकली पीटी इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड कंपोनेंट इन पीरियड लास्ट पीरियड. सो क्योंकि हम फोर्थ के लिए निकाल रहे हैं, सो थर्ड पीरियड का ट्रेंड प्लस एस टी प्लस एम वन. ओके, टी क्या है, दैट इज 3. ओके, क्योंकि थर्ड कंपोनेंट आपके पास है, हम टी प्लस वन के लिए निकाल रहे हैं फोर्थ के लिए. सो राइट नो टी इज 3 प्लस एम इज इक्वल टू 1 माइनस सीजनलिटी पीरियड्स कितने हैं, वो भी 3 है. सो 4 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा. सो दैट मीन फर्स्ट पीरियड का सीजनलिटी कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा. So once we have done the forecast for the first time period, okay, sorry, the fourth time period, now you can drag and drop. Okay, so till over here. So अब हमने क्या कर लिया, additive के accordingly basically forecast calculate कर लिया. Okay, so अब हम क्या कर सकते हैं, हमने errors निकालने. So error निकालने का तरीकेकार क्या है कि simply क्योंकि हमें मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स निकालने हैं, जो कि मेजर्स ऑफ एक्यूरेसीज के हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है इन ऑर्डर टू चेक कि आपका जो फोरकास्टिंग मेथड है वो कितना अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है. ओके, सो हम जो एरर्स कैलकुलेट करें राइट नाउ इन सैंपल एरर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं और उनको निकालने का तरीकेकार क्या है, लाइक सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डाटा पॉइंट माइनस फोरकास्टेड वैल्यू, दैट वुड बी द एरर. ओके, सो वो हमने क्या कर दिया, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम वुड बी द एरर्स वैल्यू. ओके, सो फर्स्ट 3 पीरियड्स के लिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ पीरियड क्योंकि फोरकास्ट हमारे पास उसके लिए अवेलेबल है. इसी तरीके से एम ए डी के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए होंगे, मीन स्क्वायर के लिए हमें एरर स्क्वायर चाहिए होंगे और एब्सोल्यूट परसेंटेज के लिए हमें एब्सोल्यूट एरर्स चाहिए होंगे. सो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला यूज कर देंगे एबीएस, दैट इज एब्सोल्यूट इनटू द एरर्स वैल्यू. सो बेसिकली वो तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव कर देंगे. इसी तरीके से एरर स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, एक्चुअल एरर वाले कंपोनेंट को, जो एरर वाला कॉलम है उसका हम स्केल कर देंगे, तो वो एरर स्क्वायर्स वाली सारे के सारे टाइम पीरियड्स के लिए आ जाएगा. सो एब्सोल्यूट एरर्स अगर हमने निकाले हैं तो वो हम क्या करेंगे, आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर हमने ऑलरेडी निकाले हुए डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, एक्चुअल डाटा पॉइंट्स. सो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स इन अ सी कॉलम में, तो वो आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएंगे. और अगर आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो यहीं पे मल्टीप्लाई बाय आप 100 भी करके निकाल सकते हो. सो मैंने बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन एरर्स निकालने हैं. ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं मीन स्क्वायर एरर निकालना चाह रहा हूँ, तो मीन स्क्वायर एरर कैसे निकल आएगा. सो वो हम क्या करेंगे, सिंपली एवरेज कर लेंगे जो एरर स्क्वायर वाली ये वाली वैल्यूज हैं, इनका हम बेसिकली एवरेज ले लेंगे. सो दैट इज द दीज वैल्यूज की अगर हम एवरेज ले लें, सो दैट वुड बी इक्वल टू द मीन स्क्वायर एरर. एज यू कैन सी दैट कि हमारे पास जीएथ कॉलम की एवरेज है. इसी तरीके से मुझे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर्स वाले इस वाले कॉलम की एवरेज ले, और मुझे मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर निकालना, तो इस वाले कॉलम की एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज के अंदर हम देखना चाहते हैं. सो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द एडिटिव मेथड हमारे पास मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स हमने निकाल ली है. सो ऑब्वियसली ये जितनी वैल्यूज इनकी कम हो उतनी बेटर होती है. सो राइट नाउ लेट्स कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेटिव फर्स्ट एंड देन हम कंपेयर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम सीरीज क्या एडिटिव बेटर है या मल्टीप्लिकेटिव. बट बिफोर दैट यू कैन ऑल्सो चेक द ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, मीन हम इसको ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इस ग्राफ को, वो आप कैसे कर सकते हो, आपने करना ये है कि सिंपली वाई सेल्स वाले डाटा और अपने मंथ्स वाले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, गो टू इंसर्ट एंड देन यू कैन ड्रॉ अ सिंपल लाइन प्लॉट. ओके, अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे जी
आपने जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि मुझे एक्चुअल डेटा और प्लस जो है वो हमें फोरकास्टेड वैल्यू को भी जो है वो चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, हमने मंथ, सेल्स और फोरकास्टेड वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट वन, अगेन गो टू इंसर्ट, ओके, एंड देन वी विल गो टू दिस लाइन प्लॉट। सो अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ब्लू लाइन बेसिकली एक्चुअल डाटा पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, जबकि जो हमारे पास ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर टाइप लाइन है वो हमारे पास फिटेड वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। सो अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें, सो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम इसी डाटा सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव होल्ड्स विंटर मेथड भी अप्लाई करते हैं, एंड देन वी विल कंपेयर वेदर फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा सेट इज होल्ड्स विंटर एडिटिव मेथड बेटर है या मल्टीप्लिकेटिव। सो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेटिव मेथड फर्स्ट। ओके, अगेन सॉरी, हम यहाँ पे ये अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज को तो भूल गए, उसको हमने कैसे करना है, यू विल गो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा, गामा। वो हम कैसे निकालेंगे, वी विल गो टू डेटा, देन वी विल गो टू सॉल्वर। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो कह रहा है सेट ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मिनिमाइज करना है मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। सो इट्स अप टू यू कि आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। आई वांट टू मिनिमाइज इट। चेंजिंग सेल में हमारे पास क्या आ गया, दिस सेल, कॉमा, बीटा वैल्यू, ओके, कॉमा, और आपके पास क्या जी, गामा वैल्यू, राइट। एंड देन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेट मी डिलीट दीज वन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड करनी है। सो आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन एंड आई एम सेइंग अल्फा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 के। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है कि बीटा भी जो है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1 के, क्योंकि हमने जैसे कहा कि आपके पास ये 1 से ग्रेटर या 0 से कम नहीं हो सकते। सो फिलहाल हमने 1 से वो लगा। ओके, अब 0 से बड़ा करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव। सो इसको आपने चेक कर लेना है। सो यहाँ पे नॉन लीनियर रहने देना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है। सो सॉल्व पे क्लिक करोगे। सो जैसे आप सॉल्व पे क्लिक करोगे तो आपके पास अल्फा, बीटा, गामा की ऑप्टिमम वैल्यूज ने कैलकुलेट करके हमें दे दी है। सो राइट नो दिस इज द ऑप्टिमम वैल्यूज, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम सीरीज मेरे पास आ गया। सो वो कह रहे हैं अल्फा 0 होना चाहिए, ओके, बीटा की वैल्यू दिस वन होनी चाहिए, गामा की वैल्यू दिस वन होनी चाहिए फॉर द एडिटिव मेथड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव। सो लेट्स अगेन इसको मैं 0, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ और इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पीरियड सेल्स का डाटा गिवन है। अगेन जो लेवल, ट्रेंड और सीजनलिटी इनिशियल कंपोनेंट मैंने एग्जैक्टली वैसे ही निकाले हैं जैसे एडिटिव। क्विकली हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि लेवल के जो इनिशियल, क्योंकि 3 पीरियड की सीजनलिटी है तो हम आखिरी पीरियड के अंदर जो है वो इनिशियल लेवल की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो वो इनिशियल वैल्यू हमने क्या ले ली, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस इंटायर सीरीज। ओके, सो वो हमने यहाँ पे बॉटम में कैलकुलेट की हुई थी, उसके सेल के हमने इक्वल कर दिया। ट्रेंड के लिए मैंने क्या किया, मैंने रिग्रेशन लाइन को फिट किया, ओके, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, और मेरे पास जो रिग्रेशन लाइन आ रही है उसका कोएफिशिएंट आ रहा है 4.695, तो हमने 4.70 मीन इक्वल टू उसी सेल के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से जो इनिशियल 3 टाइम पीरियड का आपके पास सेल्स इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ओरिजिनल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ दिस वन। सो ये इनिशियल सेल्स 3 पीरियड की सेल्स इंडेक्स आ गई। अब हमने क्या करना है, 4 टाइम पीरियड के लिए मल्टीप्लिकेटिव के अंदर फार्मूला लगाना है। सो मल्टीप्लिकेटिव होल्ड्स विंटर मेथड का फार्मूला दिस वन है, जो कि लिटिल बिट चेंज है। सो यहाँ पे क्या है, अल्फा, सो दैट मीन वी हैव सिलेक्टेड दिस सेल व्हिच इज D3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है जी, दैट इज YT। YT मींस ओरिजिनल डाटा पॉइंट। सो ओरिजिनल डाटा पॉइंट आपके पास कौन सा है इन टाइम पीरियड, दैट इज 9। ओके, YT आपके पास आ जाएगा व्हिच इज बेसिकली 125 डिवाइडेड बाय S T माइनस एस। अगेन टी कितना है, 4th पीरियड के अंदर हमें, माइनस सीजनल पीरियड कितने हैं, वो है 3। सो 4 माइनस 3 इज 1। सो दैट मीन आपके पास जो 3 टाइम पीरियड आप पीछे चले जाएंगे। सो दैट इज बेसिकली 4 माइनस 3 करके इस टाइम पीरियड के ऊपर हम आ जाएंगे, दैट इज 1। सो वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हम उससे कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्लस 1 माइनस अल्फा
LT minus 1 that is basically level component plus हमारे पास क्या trend component that is 4.670. Okay, so जब once we have put the formula अब आप इसको drag and drop कर दो तो आपके पास level components आ जाएंगे. इसी तरीके से हमने ट्रेंड के कंपोनेंट निकाल लेने. इसमें क्या बीटा वैल्यू, ओके दैट इज दिस वन, मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया जी लेवल कंपोनेंट विच इज 126 मीन राइट नो दैट इज D9 माइनस LT minus 1 last time periods level component which is 1 to 1, okay, plus 1 minus G3 which is basically the हमारे पास बीटा कंपोनेंट की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ द लास्ट टाइम पीरियड विच इज 470. सो वो हमने पुट कर दिया. अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, हमारे पास ट्रेंड की वैल्यूज आ जाएंगी. इसी तरीके से हमने सीजनैलिटी कंपोनेंट्स निकालने हैं. सो गामा दैट इज दिस वन मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये वाला सेल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या ओरिजिनल वैल्यू विच इज 125 दैट इज इन C9 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या LT दैट इज बेसिकली इन D9 लेवल कंपोनेंट प्लस 1 माइनस एल गामा. ओके जी, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे ST माइनस 1 अगेन दैट वुड बी 4 माइनस 3 वुड बी 1 मीन ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू F6. सो अगेन हमने फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए सीजनैलिटी लगा दी, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो. अब हमने फोरकास्ट निकालना है तो अगेन फोरकास्ट निकालने का फॉर्मूला लेवल कंपोनेंट ओके इन टाइम इन द लास्ट टाइम पीरियड क्योंकि अब फोर्थ के लिए निकाल रहे हैं दैट इज 1 to 1 प्लस नंबर ऑफ पीरियड क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए हम आगे कर रहे हैं इसलिए m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय क्योंकि m जो है वो नंबर ऑफ पीरियड अहेड को इंडिकेट करे. सो हम एक पीरियड अहेड फोरकास्ट निकाल रहे हैं. सो मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या जाएगा लास्ट टाइम पीरियड्स आपके पास ट्रेंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करके हमने क्या कर दिया दैट इज हमने कर दिया ST माइनस S प्लस M. अगेन T कितना है आपके पास दैट इज बेसिकली आ जाएगा 3 क्योंकि हम 3 टाइम पीरियड के लिए माइनस 3 प्लस 1 सो दैट मीन्स सीजनैलिटी कंपोनेंट इन टाइम पीरियड 1. सो वो हमारे पास फोरकास्ट आ जाएगा. अगेन अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास फोरकास्ट आ जाएगा. सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एरर फॉर्मूला जैसे हमने लास्ट अभी डिस्कस किया एब्सोल्यूट एरर और दीज वन. सो हमने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए. अब हमें अल्फा और बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है. सेम मेथड वी विल गो टू सॉल्वर. ओके राइट नो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को मैं मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ. सो इट्स अप टू यू, आपको ये सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है जी. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर आ गया. We want to minimize is changing cell mean alpha comma beta then हमारे पास आ जाएगी गामा वैल्यू. ओके उसके बाद हम क्या कर लेंगे हम कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर लेंगे. we are saying alpha must be less than 1 okay add beta must be less than or equal to 1 add gamma must be less than or equal to 1. प्रेस ओके अगर हम कर दें उसके बाद मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड मेक अनकंस्ट्रेंट वेरिएबल नॉन नेगेटिव एंड दिस इज नॉन लीनियर अगेन क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है. सॉल्व इट प्रेस ओके. सो अब वो हमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मल्टीप्लिकेटिव आपके पास जो ऑप्टिमम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ रही हैं दैट इज दिस वन. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर आ रहा है दैट इज 291 MAD 14 और MAP 8857 आ रहा है. अब अगर हम कंपेयर करें एडिटिव में क्या आ रहा था और मल्टीप्लिकेटिव में क्या आ रहा है. सो एज यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर दिस इज 9.457 दिस इज 8.857. तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव बेटर आ रहा है. ओके एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने जो टारगेट रखा हुआ था वो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर की बेस के ऊपर हम डिसीजन कर रहे हैं. सो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव में मीन स्क्वायर एरर को जो है वो अपना मिनिमाइज करना चाह रहे हो तो आपके आंसर्स मीन अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज डिफरेंट है. सो लेट्स ट्राई अगेन कि अब मैं इंस्टेड ऑफ मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको मिनिमाइज करने के बजाय मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को मिनिमाइज करने के बजाय मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता हूँ तो क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज होती हैं. सो बिल्कुल वो चेंज हो जाएंगी. सो हम उसको ट्राई भी करते हैं. मैं सॉल्वर के अंदर जाके दोबारा से अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज कर रहा हूँ. ओके बाकी चीजें वही हैं. सॉल्व पे अगर हम क्लिक करें ओके सो प्रेस ओके.
सो अगेन यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज ये तो वही रही, गामा की वैल्यू जो है वो थोड़ी चेंज हुई है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अगेन अगर आप यहाँ पे देखें, मैं मीन स्क्वायर एरर को अगर लूँ तो आपके पास जो है वो ये वाली वैल्यू अगर हम सिलेक्ट कर लें, तो अब अगर मैं सॉल्व पे क्लिक करूँ, सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज भी प्रीवियसली में भी चेंज हो जाए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। सो अब हमारे पास स्टिल बाय द वे हमारे पास जो सबसे बेटर आंसर आ रहा है दैट इज दिस वन, के मेरे पास जो है वो बेटर अप्रोच जो आ रही है वो मल्टीप्लिकेटिव है फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।